सुना है आप लोग? आइए, इंटीग्रेशन मीन्स टू ऐड समथिंग। मतलब यदि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो हम कुछ ऐड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि t टाइम है, ध्यान से समझिएगा, t कोई टाइम है और ये टाइम मान लीजिए 10 सेकेंड हो सकता है, 20 सेकेंड हो सकता है, 30 सेकेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो t प्लस dt, t प्लस dt मतलब जैसे मान लेते हैं लेट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, तो t प्लस dt क्या बताएगा? उससे पहले हम dt को डिफाइन कर लें कि dt क्या होगा। dt मतलब 0.00 1 सेकेंड, ठीक है? कितने जीरो हैं? 3, 6, 9, 10 जीरो। मतलब ये dt इतना वैल्यू रखता है, t कितना रखता है? इतना। तो t प्लस dt करेंगे तो t प्लस dt, तो ये कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड। तो हमने क्या किया? एक सिग्निफिकेंट वैल्यू में एक इनसिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड किया है, जिससे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इसका बहुत जबरदस्त फायदा है। कैसा फायदा है, कहां से फायदा होगा, हम ग्राफ से बताएंगे आपको। ये समझ में आया है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए 20 पैसा है, तो 20 पैसा में 0.00000001 पैसा ऐड कर दिया, तो 20.00000001 पैसा हो गया, ठीक है? अब ये ऐड करने बता रहा है, मतलब हम किसी में ऐड करेंगे, कुछ टर्म्स ऐड करेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? इन डिफरेंशिएशन v हम लोग क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेट करते हैं। समथिंग को शॉर्ट में STH लिखते हैं। यदि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखेंगे तो आपको ऐसा लिखेगा, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं कि हम समथिंग, किसी चीज को तोड़ रहे हैं, जैसे यहां हम जोड़ रहे हैं, और यदि हमको ये अमाउंट को तोड़ना होगा तो हम डिसइंटीग्रेट करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है? तो अमाउंट टूटेगा, और यहां हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो अब हम लोग कैसे इसको समझते हैं, ध्यान से। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए का कॉइन है, 10 रुपए का कॉइन सब में देखा है, ठीक? तो 10 रुपए का कॉइन है आपके पास, मान लीजिए 2000 10 रुपए का कॉइन है, कितना है? 2000 आपके पास 10 रुपए का कॉइन है। तो 10 रुपए कॉइन का अपना एक थिकनेस होता है कि नहीं होता है? तो क्या उसका जो उस कॉइन का जो डायमीटर है उसके रिस्पेक्ट में थिकनेस छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है। इसका मतलब है कि वो वैल्यू जो उसका थिकनेस का वैल्यू होगा, मतलब कॉइन का, जैसे मान लीजिए ये कॉइन है आपके सामने, ऐसे सामने रखें, टॉप से देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है? तो इस पे 10 रुपीज ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा। तो टॉप से देखने पर तो आपको एक पूरा का पूरा कॉइन नजर आएगा, जिसका एक अपना रेडियस है, और फ्रंट से उसको देखेंगे तो उसका थिकनेस नजर आएगा। तो अभी हम लोग फ्रंट से ही देख रहे हैं, और हमारे पास ऐसे कॉइन कितने हैं? ऐसे हमारे पास ऐसे टोटल 2000 कॉइन। तो 2000 कॉइन को हम एक साथ एक के ऊपर एक रखेंगे, तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा ना। तो मान लीजिए कि ये जो हाइट है, ये हाइट, ये DH है, बहुत छोटा सा एलिमेंटल हाइट है, बहुत स्मॉल एलिमेंटल हाइट है, जो कि बहुत थिकनेस कम है उसका। लेकिन 2000 के कॉइन को हम ऐसे अरेंज करके रख दें, तो इन सारे कॉइन को जब हम ऐड अप करेंगे तो वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू तो नहीं देगा क्या? तो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं देगा उस केस में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि छोटे छोटे जो स्मॉल एलिमेंटल वैल्यू है, जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू ले लें, ये हमारा बेस लाइन है, यहाँ पर ये ग्राउंड है, ठीक? ग्राउंड से कितने हाइट पे हम चेक कर रहे हैं? सपोज करें ग्राउंड से हम H हाइट पे हम चेक कर रहे हैं, जो कि ये कितना है? ये DH है, छोटा सा एलिमेंट है।
यानी कि h हाइट पे हमने एक कॉइन लिया है जिस कॉइन का थिकनेस कितना है, dh है। हर कॉइन का थिकनेस कितना है, dh है। और dh 2000 बार ऐड हुआ है तब ये हाइट मिला है। सपोज कीजिए कि ये हाइट जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो अब ध्यान समझिएगा कि 10 रुपए का कॉइन है जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल मान के चलते हैं हम लोग, और उसको एक के ऊपर अरेंज करते गए। ऐसे कितने कॉइन अरेंज किए, 2000। तो ये हाइट मिल गया 1 मीटर। तो क्या 1 मीटर तो सिग्निफिकेंट अमाउंट है, मतलब 1 मीटर को हम ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि हम दूर से देखें तो 1 मीटर दिखेगा, दूर से दिखने पर इस कॉइन का थिकनेस दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो मेनली हुआ क्या, यहाँ समझना क्या है कि हमने लाइन को ध्यान से माइंड में रिपीट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं। हमने इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज को ऐड करके एक सिग्निफिकेंट वैल्यू अचीव कर लिया। इनसिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है, DH, यानी कि एक कॉइन का थिकनेस। और ऐसे एक कॉइन का थिकनेस अपने आप में कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ऐसे 2000 कॉइन्स को हमने ऐड किया तो इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज को ऐड करते 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 हम कहाँ पहुंच गए, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू पे पहुंच गए। यही सबसे बड़ा मतलब मैजिक है इंटीग्रेशन, कि हम इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे और ऐड कर करके हम फिर ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। तो ये स्टेटमेंट को हमें ध्यान में रखना है कि वी कैन ऐड n number of insignificant amount, and finally we can get significant value। यही क्या है, इंटीग्रेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, we can add n number of insignificant amount and finally we can get a significant value, ठीक है। एग्जाम्पल अभी ध्यान से देखिए, फोकस रखिएगा यहीं पर। एग्जाम्पल, DH be the size or thickness of a single point, and when we add n number of single point, then its height becomes significant h। क्या लिखे हैं, DH be the thickness of a single point। DH क्या है, सिंगल पॉइंट का थिकनेस है, सिंगल पॉइंट का। and when we add n number of single points, then its height becomes significant h, where h is far greater than dh। समझ पाए, h क्या है, बहुत बड़ा है dh के रिस्पेक्ट में। dh कितना है और h कितना है, तो ऐसे छोटे छोटे वैल्यूज ऐड करके हम 20 सेकेंड अचीव कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो बहुत ही छोटा वैल्यू है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, वो ऐसे हम कई वैल्यूज को ऐड करके हम एक सिग्निफिकेंट वैल्यू अचीव कर सकते हैं। और ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, ऐसा इसलिए करेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर जाते हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,3, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकल सकता है,
ये एरिया ए बराबर कितना होगा 1/2, बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 3, ये कैंसिल आउट हुआ, 3 मीटर स्क्वायर हुआ इसका एरिया। कोई इशू नहीं, आराम से निकाल लिए हम लोग, ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल, ये ए है, इसको बी देखते हैं, ध्यान से देखिए। बी में हम क्या कर रहे हैं, बी में हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बी है, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है। तो अब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, ये सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 3, तो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया 3 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब एक और वैल्यू हम ले रहे हैं सी पॉइंट ले रहे हैं। सी की खासियत क्या है देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कुछ है, ये वैल्यू यहाँ पर 3,0 है और ये वैल्यू जो है 0,2। अब इसका हमें एरिया बताना है, ये एरिया ए बराबर क्या होगा, ठीक है। यदि हम इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये मिलेगा। तो ये जो शेडेड एरिया है, तो हम यदि ट्रायंगल का एरिया जैसे यहाँ निकालते हैं उसी तरह यहाँ निकालेंगे, तो ये शेडेड एरिया तो एक्स्ट्रा निकल गया ना, हमें वो तो नहीं चाहिए। तो हमको एग्जैक्ट वो जो सी पोर्शन है, सी वाला जो एग्जांपल है, इसमें इस एरिया को मान लीजिए हम ए नाम देते हैं। तो ये ए एरिया कैसे निकलेगा, यदि हम वहां से स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाएगा जैसा हम ए में निकाले, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसा तो है नहीं, वो हल्का कर्व लाइन है। तो कर्व लाइन के कारण जो शेडेड एरिया है उसका एरिया को हम एक्स्ट्रा निकाल दिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो वो उसका एरिया हमें कैसे एग्जैक्ट पता चलेगा, या मान लीजिए कुछ एग्जांपल डी में ले लेते हैं, जैसे डी हम लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए कि इस तरह का है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 0,2 है और इसका 3,0 है। अब इसका यदि हमको एरिया निकालना है, एरिया ए बराबर, तो इसका क्या निकलेगा, समझ पाए मेरा क्वेश्चन, समझ पाए हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए भी यदि मान लीजिए हम यहाँ से इसको स्ट्रेट मिलाते हैं, आप लोग में कुछ कह सकते हैं कि सर ये तो एक क्वार्टर है सर्कल का, लेकिन क्वार्टर नहीं है सर्कल का। क्यों? क्योंकि सर्कल का क्वार्टर होता तो यहाँ पर उसका रेडियस है 3 और यहाँ रेडियस है 2, यानी कि ये क्वार्टर है ही नहीं सर्कल का। तो इसका एरिया निकालने के लिए मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे ही करते हैं, तो हम तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, लेकिन ये शेडेड एरिया का तो एरिया नहीं निकला, ये तो बचा रह गया। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पर ये निकला ही नहीं, समझ पा रहे हैं। तो ये जो स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया, ये हमारे लिए नहीं निकल पाएगा, अनकैलकुलेटेड रह गया। तो ये अनकैलकुलेटेड एरिया निकालने के लिए और यहाँ से वो अनकैलकुलेटेड एरिया हटाने के लिए हमें इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमको सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालने के लिए इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, और उसको लेकर के हम आगे जब बढ़ेंगे तो आप खुद देखिएगा ये सब एरिया भी निकाल सकते हैं। फोकस यहाँ पे होना चाहिए, समझ पाए कि ये सब एरिया कैसे निकल पाएगा, जो कि सिंपल ट्रायंगल का या फिर स्क्वायर का या फिर सिंपल जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है उसके एरिया से नहीं निकल पा रहा है, समझ पाए। तो इसको निकालने के लिए ही हम लोग ये सारा कहानी कर पाएंगे। और ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज को ऐड करके हम सिग्निफिकेंट वैल्यू अचीव कर लेते हैं, समझ पाए। सबसे पहले सीक्वेंस में इधर उतारिएगा, फिर उसको लास्ट में उतारिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझना, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह का, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मान लीजिए सपोज करें कि हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर y एक्सिस, कुछ देर के लिए हम यहाँ मानते हैं कि ये वेलोसिटी भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जो है t टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है,
वेरी गुड। चलिए कुछ लोग तो लेवल बनाए हुए हैं, कुछ लोगों को लेवल बनाना चाहिए। ठीक है, यदि आप लेवल बनाइएगा हम इसकी भी ऊपर ले जाएंगे। तो फिर ये मेरा हिस्ट्री रहा है कि आप आराम से क्लासेस कीजिए, मेरे लेवल के साथ चलिए, आराम से 12th होते होते में यहाँ पर JEE हो जाएगा। ठीक है, उसलिए करना क्या है, जो हम कह रहे हैं जस्ट उतना करिए। जो कंसिस्टेंट है उनका आराम से निकल जाता है, जो इनकंसिस्टेंट है उनका मुश्किल से निकलता है, बस और कोई फर्क नहीं। आइए देखें यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, और उसका एरिया क्या देगा हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, आइए तो मान लीजिए इस जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टी, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट। क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसका वेलोसिटी अलग अलग पोजीशंस पे आ रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग वो हम बाद में देख लेंगे। अब फिलहाल हम बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि वो t1 टाइम पर है, तो t1 टाइम पर उसके पास जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट की बात करते हैं। तो इस पॉइंट पर उसके पास जो वेलोसिटी है उसको हम v1 कह रहे हैं, और एक और पोजीशन है, ये पोजीशन t2 है, और पूरी दुनिया जानती है कि t2 इज ग्रेटर देन। कभी मन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि t2 छोटा होगा t1 से, कभी नहीं रखना है कंफ्यूजन। जैसे जैसे ऑरिजिन से स्टेप बाय स्टेप समझना है, हर पॉइंट को समझना है। ठीक है, ऑरिजिन में x और y कोऑर्डिनेट दोनों जीरो है। इसका मतलब है कि पार्टिकल का जब टाइम t इक्वल टू 0 काउंट हुआ था उस समय उसका वेलोसिटी कितना था, 0 था, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, और x कोऑर्डिनेट टाइम है। ठीक है, दोनों जीरो, इसका मतलब टाइम 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0। अब यहाँ t1 टाइम पर उसका वेलोसिटी v1 है, और t2 टाइम पर उसके करस्पॉन्डिंग उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये v2 होगा। और अंधा भी बता सकता है कि v2 इज, यानी कि हम प्राउडली कह सकते हैं, हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। टाइम के बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, टाइम के बढ़ने पर वेलोसिटी घटता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, टाइम के साथ वेलोसिटी घटेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम फंडामेंटल फिजिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और यही सब चीजें आगे जाकर बहुत आसान कर देगा आपको मैकेनिक्स। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमको ये देखना है, छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं। एलिमेंटल स्ट्रिप क्या होता है हम अभी बताएंगे आपको, ध्यान से समझिए। एक ऐसा एलिमेंटल, हमको इनके बीच का एरिया पता करना है, तो एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं t1 टाइम पर। तो t1 टाइम पर छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं, ये छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप है क्या, ये पॉइंट ये O है, और ये वाले पॉइंट को हम A बता रहे हैं, और इस साइड वाले पॉइंट को B बता रहे हैं। तो B A से कितना आगे है, यदि ये थिकनेस dt है तो A और B का जो थिकनेस हुआ, A और B के बीच का गैप हुआ वो कितना है, द गैप बिटवीन A and B is dt, यानी कि उनके बीच का थिकनेस कितना है, और थिकनेस बिटवीन A and B is dt। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना यहां से कि O से A जाने पर टाइम कितना हुआ, t1। ठीक है, तो O से B जाने पे टाइम कितना हुआ, ठीक है। तो हमको यदि ये एरिया निकालना है तो हम यदि ऐसे कर देंगे, मान लीजिए हम ऐसे कर देंगे, इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है कितना है, t1, v1, और इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है t2, तो हम ये क्या बना, ये जो बन रहा है कौन कौन सा पॉइंट,
इस ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट और ये क्या बन रहा है? एक ट्राइपीजियम बन रहा है। ट्राइपीजियम का एरिया क्या होता है? h होता है। ये ट्राइपीजियम का एरिया है। तो हम तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा निकालेंगे तो जो अनसेडेड एरिया है, जो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो निकल नहीं पाएगा। तो हमें एरिया निकालने के लिए कुछ ऐसा, हमें कुछ तैयारी करना चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम हमको डेवलप करना चाहिए जिसमें ये जो एरिया है, ये एरिया भी कवर हो जाए। क्योंकि यदि हम इसका कोऑर्डिनेट से मैच करा देंगे तो ट्रापेजियम का एरिया तो निकल जाएगा, ये एरिया निकल जाएगा, लेकिन ये एरिया नहीं निकलेगा। तो एग्जैक्टली हम टोटल एरिया नहीं निकाल पाएंगे। एरिया हम क्यों निकालेंगे तो उसको आप समझिए कि एरिया किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बनेगा, v इंटू टी बनेगा। और आपको पता है कि dv अपॉन dt बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब हमको मान लीजिए कि यहाँ दोनों साइड में हम dv इंटू dt करते हैं, तो यहाँ से dv इंटू dt और यहाँ dt इज इक्वल टू a dt। ठीक, तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। मान लीजिए इसको ऐसे रख देते हैं, कैंसिल आउट हो गया। तो dv बराबर क्या बचा, a dt बचा ना। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी बात अभी नहीं करेंगे, dv बराबर a dt की बात अभी नहीं करते हैं। हमको सिंपली ये देखना है कि इसका एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमको ये जो सैडेड पोर्शन है ये भी निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि दो इंटरवल ले रहे हैं। एक ले रहे हैं t1 टाइम पर dt, ठीक है। एक हम बीच में भी ले सकते हैं, यदि ये हमको लेना नहीं है, कभी भी देखने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट है, अभी इसकी हम बात नहीं करें, अभी इन दोनों पे फोकस करें। ठीक है, तो हमको t1 टाइम पर, तो यहाँ पर ये जो dt है ये बहुत छोटा है, और ये जो हाइट है कितना है, v। तो ये जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप, स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप, और वो एरिया क्या होगा, dA। छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप है, थिकनेस बहुत ही कम है, हाइट कितना है, v है। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, या ये पूरा का पूरा को हम इसको 100x करके देख रहे हैं। और ये यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रिप है, ये जो हमारा वैल्यू है ये t2 है, और ये उसका थिकनेस dt। तो ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो उसी तरह सिमिलरली O से C का दूरी कितना है, t2। उसके बाद C से D का दूरी कितना है, dt। तो O से D का दूरी कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है इस पॉइंट को। तो यहाँ पर इसको जब हम 100x में कर रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया तो बताइए। कुछ समझ में आया तो बताइए। ये सेंटर पॉइंट O है, ये M पॉइंट है, ये पॉइंट N है, और ये पॉइंट को P कह रहे हैं। समझिए, ये रेडियस R है और ये रेडियस कितना है, R है, थीटा है। ध्यान समझिए, यदि आप इस बात को समझ गए हैं कि बांस सिलिंड्रिकल शेप का है, उसको 4 भाग में तोड़ेंगे तो एक क्वार्टर मिलेगा, उसको 20 भाग में तोड़ेंगे तो वो छोटा होता चला जाएगा और स्ट्रेट होता चला जाएगा। तो आप यहाँ भी समझिए इसको हम कैसे यूज करते हैं, वो क्लियर है। तो अब यहाँ समझिए, यदि P पॉइंट को M पॉइंट की तरफ ले जाएंगे,
यानी थीटा को छोटा करेंगे। सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए और वो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। यदि हम P पॉइंट को M पॉइंट की तरफ ले जाएंगे, थीटा छोटा होगा, थीटा छोटा होता चला जाएगा, तो P पॉइंट को M पॉइंट की तरफ ले जाएंगे तो M किधर जाएगा? N किधर जाएगा? N क्या है? P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया O से M पर। समझो पहले, 2 मिनट समझिए, 2 मिनट समझो फिर रिपीट करते हैं। ध्यान समझिए, बोर्ड की देखिए, हमको रटा हुआ है, आप बोर्ड देखिए। O पॉइंट है, P पॉइंट है। P पॉइंट जो है वो M पॉइंट से थीटा एंगल पर है, ठीक है? यानी कि पार्टिकल पहले M पॉइंट पे था, लेकिन वो ऊपर बढ़ा P पॉइंट पे, तो उस सेंटर पे एंगल कितना बनाया उस पार्टिकल ने? मान लीजिए एक चींटी है जो M पॉइंट पे है, M पॉइंट से वो P पॉइंट पे गया, तो सेंटर पे एंगल कितना बनाया उसने? थीटा। क्लियर है? अब हम अलग से कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं कि P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो वो O और M को कहाँ जाके मिला? N पे मिला, तो वो बेसिकली परपेंडिकुलर है। यदि पॉइंट P शिफ्ट होगा M की तरफ, तो N किधर शिफ्ट होगा? M से आगे नहीं जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? यदि P पॉइंट शिफ्ट होगा M की तरफ, क्योंकि वो फिर से लौटेगा पार्टिकल, मान लीजिए, तो पार्टिकल लौटेगा तो अपने पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा, तो P से M की तरफ जाएगा, तो ये जो P पॉइंट है, सब लोग देखिए ध्यान से, तो P पॉइंट जब M की तरफ जाएगा तो M किधर जाएगा? M की तरफ जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि P पॉइंट M पे लाई कर गया, तो N भी M पे लाई कर जाएगा। समझ पाए? अच्छा, समझ गए? अब सुनो यहाँ पर, अब हम उस पॉइंट पे ला रहे हैं कि जो हम बताए थे आपको, उस पॉइंट पे ला रहे हैं। तो समझिए मैथमेटिक्स में कैसे समझते हैं। P से M स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? सब क्लियर है? यदि P पॉइंट M की तरफ जाएगा, तो धीरे 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 जब P M के बहुत नजदीक होगा, समझिएगा, P M के बहुत नजदीक होगा, तो थीटा d थीटा हो जाएगा, बहुत छोटा सा थीटा, d थीटा, जैसे t dt, x dx, v dv, a dA, उसी तरह यहाँ पर थीटा d थीटा हो जाएगा, मतलब बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो क्या P से M जो कर्व लाइन है वो P से N को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं आया, नहीं आया। बोलिए सर, इरशाद, फिर से वंस मोर सर, ऐसे बोलिए, वंस मोर, ऐसे बोलते रहना है। प्रोग्राम भी होगा ना, उसमें भी हम गाना गाएंगे, उसमें भी यही करना है। हाँ? हम गाना भी गा सकते हैं, देखिए हम सिंगर नहीं, सुनने के बाद होगा। अरे हम बहुत अच्छा गाएंगे। कैरियोके पूरा यहाँ बेस्ट जो सिस्टम है, पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, कैरियोके है, माइक भी है, स्टेज का ये क्या बोलते हैं इसको, रॉड भी है, वो सारा चीज़ मैंने परचेज किया है अपनी खुशी के लिए। आप लोग नहीं रहते हैं तो कभी कभी हम अपने सुर में गाते रहते हैं। मेरा सॉन्ग आपसे अलग हो सकता है, ठीक है? घर आवेंगे सुने हैं? हाँ? क्या? ओट पुराओ, माटी रंगाओ, पिया घर आवेंगे। हाँ, नहीं आप लोग सीधे एकदम ढिचिक 12th वालों को एक बार जैसे बोले कि 12th वाला बोला कि सर बहुत क्लासेस हो गया, सर बहुत क्लासेस, 12 का लगभग क्या ऑफ कर दो। अब आप समझिए, जो हम पहले एक कंक्लूडिंग पॉइंट पर पहुंचे थे, किस बात पे कंक्लूडिंग पॉइंट पर पहुंचे थे हम लोग? इस बात पर कि यदि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कम करेंगे तो वो उतना ही एक्यूरेट होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट यानी आर पार नहीं दिखेगा, ठीक है? क्यों? उसका रीजन है क्योंकि वो इस शेप का होता है और जितना ये छोटा होता जाएगा उतना स्ट्रेट होता जाएगा,
उसी तरह यहां पर क्या हो रहा है कि P पॉइंट यदि M पॉइंट की तरफ जाएगा, क्योंकि ये कर्व लाइन पे है ना, सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट है, तो P पॉइंट जैसे M पॉइंट की तरफ जाएगा, M जो है वो M की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। और एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि P बहुत नजदीक होगा M के ना, तो ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है ना उसी पर ओवरलैप कर जाएगा, तो वो कर्व लाइन नहीं रह जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो कर्व लाइन ना होकर के स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, और ये एंगल होगा डी थीटा। समझ पाए? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है कौन, P से M, वही रिप्रेजेंट करेगा P से M को। P से M आर्क है और P से N जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो धीरे धीरे एंगल छोटा होने पर आर्क एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। उसी तरह ये इस स्ट्रिप को जितना छोटा करते जाएंगे तो वो जितना कर्व होगा वो उतना स्ट्रेट होता चला जाएगा। जितना स्ट्रेट होगा तो उनके बीच में जो स्ट्रिप्स के बीच में जो गैप है वो घटता चला जाएगा, और घटते घटते वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, और यूनिफॉर्म हो जाएगा तो हमको बेस्ट दीवार मिलेगा जो हमें आर पार नहीं दिखेगा। हम ये चाहते भी हैं। अब आइए यहाँ, तो उसी तरह ये जब ऐसे होगा तो हम tan d थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। छोटे से एंगल के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ आइए, अब यहाँ पर पॉइंट पे फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर सब लोग ध्यान से, T1 से T2 के बीच में हमने कितने स्ट्रिप्स लिए हैं? 3 लिए। तो ये वाला गैप अभी भी दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है कि नहीं? ये गैप दिख रहा है, यानी कि यदि हम इन 3 स्ट्रिप्स को ऐड कर देंगे और इधर वाला स्ट्रिप्स को ऐड कर देंगे तो हमको एरिया तो मिल जाएगा। जैसे ये छोटा सा एरिया है, ये एरिया छोटा सा है। अब यहाँ पर जो एरिया है ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर। तो हम कहने का मतलब ये कि हम ये पांचों स्ट्रिप को, 5 स्ट्रिप्स को यदि हम ऐड कर देंगे तो ये 5 स्ट्रिप्स को ऐड कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा, लेकिन कुछ एरिया जो है वो नहीं मिल पाएगा। बोलिए, ये जो स्मॉल एरिया है ये एरिया तो नहीं मिल पाएगा। जैसे ये एक स्ट्रिप है, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? इसका हाइट इंटू थिकनेस होगा ना। तो ये हाइट और थिकनेस इसका एरिया हो गया, इसका एरिया हाइट इंटू थिकनेस। तो ये सारे एरिया को ऐड कर देंगे तो ये इतना एरिया निकल जाएगा, लेकिन जो जो मेरे ग्रीन कलर से ड्रॉ किया हुआ है वो एरिया तो नहीं मिलेगा, वो तो बचा रह जाएगा। तो अब यदि हम उसी तरह जैसे स्ट्रिप्स का थिकनेस बड़ा है तो गैप दिख रहा है, तो स्ट्रिप की थिकनेस को कम करेंगे तो जो गैप दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा। उसी तरह अब हम स्ट्रिप्स की थिकनेस को कम करेंगे, तो कम करेंगे तो ये थिकनेस बहुत छोटा करते जाएंगे, बहुत छोटा करते जाएंगे। अभी यहाँ 5 स्ट्रिप है, इस एरिया में 5 स्ट्रिप है। यदि इसी 5 स्ट्रिप की जगह पर हम 2000 स्ट्रिप डाल दें तो ये वाला गैप फिल हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? यदि हम छोटा छोटा यहाँ पर स्ट्रिप रहेगा तो देख रहे हैं ये, अब पहले इतना एरिया खाली था, अब इतना एरिया खाली है। समझ पा रहे हैं? पहले इतना एरिया जो है खाली बच रहा था, लेकिन छोटा छोटा स्ट्रिप लेने से अब इतना एरिया बच रहा है। अब इसी में और छोटा स्ट्रिप हम लेते हैं, देखिए छोटा छोटा एरिया बच रहा है, समझे? तो जितना स्ट्रिप्स हम छोटा लेंगे थिकनेस का, हमारे पास एरिया का रिजल्ट उतना ही यूनिफॉर्म आएगा, उतना ही बेहतर आएगा। समझ पाए इस बात को? यदि ये समझ गए हैं, और हमेशा वो ध्यान रखिएगा कि जो हम बांस का स्ट्रिप ले रहे हैं उसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। जितना हम स्ट्रिप्स, नंबर ऑफ स्ट्रिप बढ़ाएंगे, उनके बीच का यूनिफॉर्मिलिटी उतना ही बेहतर होगा, वो उतना ही बेहतर देगा। अब इतना 5 स्ट्रिप पे इतना एरिया बच रहा है, यदि यहाँ पर हम 2000 स्ट्रिप दे देंगे तो ये सारा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर हम आइए, एक स्ट्रिप हम जो लिए हैं उसका एरिया कितना दिखा रहा है? dt इंटू V1। अब आप समझिए कि जितना यहाँ 5 स्ट्रिप्स है, यदि 2000 स्ट्रिप्स लेंगे तो ये जो लाइन ऐसे है, ये कर्व लाइन है, वो स्ट्रेट नजर आने लगेगा, ऑलमोस्ट वो एक ही लाइन नजर आने लगेगा। तो वही लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, देख रहे हैं ये स्ट्रेट है, क्योंकि इसका थिकनेस बहुत ही छोटा है। तो वो जो कर्व लाइन है ना वो स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो कर्व लाइन है वो स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे थिकनेस कम करते जाएंगे
उतना यूनिफॉर्म वैल्यू मिलेगा। और जो टॉप है, टॉप ये जो ऐसे कर्व मिल रहा है वो स्ट्रेट मिलेगा, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट मिलेगा तो वो स्ट्रेट कितना है, V1। यहाँ V1 मिल रहा है, यहाँ V2 मिल रहा है। और ऐसे n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हम लेते जाएंगे। तो n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लेते जाएंगे तो एक स्ट्रिप का एरिया कितना आ रहा है, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप कितना है, V1 इंटू dt है ना। उसी तरह इसका एरिया जो दिए होगा वो कितना होगा, V2 इंटू dt होगा ना। अब ध्यान से 2 मिनट समझिए, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए टोटल एरिया कहां से कहां, फ्रॉम T1 टू T2। तो टोटल एरिया जो A बनेगा क्या, वो V1 dt प्लस V2 dt प्लस डॉट डॉट प्लस Vn dt। ये समझ पाए। यहां पर हम लिख रहे हैं लेट देयर इज n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। कितना ले रहे हैं, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, मतलब कि 10,000 स्ट्रिप्स, 5,000 स्ट्रिप्स लेंगे, जो एकदम पतला स्ट्रेट लाइन आएगा जिससे कि पूरा का एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, तो n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं, तो वो टोटल एरिया कहां से कहां के बीच में, T1 से T2 के बीच में, यानी कि T1 से T2 के बीच में जो ये एरिया है, ये एरिया हमको कैसे मिलेगा, तो ये n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो उसमें जो पहला एरिया स्ट्रिप का एरिया आएगा वो V1 dt। कैसे आया, ये स्ट्रिप का एरिया देखिए कैसे आया, ये V1 इंटू dt होगा स्ट्रिप का एरिया। तो ऐसे ऐसे कई स्ट्रिप्स होंगे, तो जैसे एक V1 पे होगा, एक V2 पे होगा, इस तरह Vn पे होगा। तो इस सारे स्ट्रिप्स सारे को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू, अब इसको हम सिग्मा ले रहे हैं, सिग्मा। ध्यान से देखिए, सिग्मा में क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू 1 से लेकर I इज इक्वल टू n तक, किसमें, Vi इंटू dt। मैथमेटिकल टर्म है, जब हमको n नंबर ऑफ कोई क्वांटिटी को ऐड करना हो तो हम ऐसे ही ऐड करते हैं। बोलिए, समझ में आया? Vi इंटू dt। इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसी वैल्यू को हम और अच्छे से लिखना हो, जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, A इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेकर I इज इक्वल टू n तक, Vi dt हम ऐसा लिखेंगे। अब ये जो सिग्मा है ना, इस सिग्मा को आप इसको पकड़ के ऐसे खींच, सिग्मा को पकड़ के खींचेंगे, एक इंड इसको पकड़िए और एक इंड इसको पकड़िए, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, हम अपने मन से समझा रहे हैं। ठीक है, उसको m को जो ऐसे सिग्मा है उसको ऐसे खींचेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। तो ये है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यदि इस खींच के ऐसे करेंगे तो A बराबर जो टोटल एरिया है वो इंटीग्रेशन हो गया V इंटू dt। कहां से कहां, T1 से लेकर के T2 तक। देखिए T1 से लेकर कहां तक ऐड करना है, T2 तक ऐड करना है, समझ गए। तो T1 से लेकर हम T2 तक ऐड करेंगे। ऐड किसको करेंगे, V इंटू dt। ऐसे एरिया को, जो कि बहुत सारे एरिया हैं, उन सारे एरिया को ऐड करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, सब ऐड होता है। हम पहले लिखा है टू ऐड समथिंग, ऐसा सारे एरिया, सारे जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स सबको ऐड करेंगे। कहां से कहां तक ले जाएंगे, T1 से T2। यदि हम वो एग्जांपल ले जो दीवार का एग्जांपल लिए, जिसमें बांस का एग्जांपल लिए, तो वहां 0 फीट से लेकर के 10 फीट तक, यानी कि 0 इंच से लेकर के 120 इंच तक ले जाएंगे, और छोटे छोटे स्ट्रिप्स को ऐड करते जाएंगे। स्ट्रिप्स की कमी नहीं है, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ले सकते हैं। तो वहां पर 0 से लेकर के 120 इंच तक, और एक स्ट्रिप का जो एरिया होगा, मान लीजिए हाइट उसका 10 फीट है और उसका थिकनेस 0.001 फीट है, वैसे वैसे कई जगह का ऐड करते जाएंगे तो हमको मिलेगा ये। समझ पाए इस बात को, क्लियर हुआ कुछ? चलिए, तो इसको राइट डाउन शुरुआत से कैसे कैसे कहाँ करना है देख लीजिए।